क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, इकोसिस्टम में हम आज आगे बढ़ेंगे। आज लेक्चर नंबर 6 देखेंगे और उसमें आज हम देखने वाले हैं सक्सेशन क्या होता है, यानी कैसे एक निर्जन स्थान पर जो है फॉरेस्ट का निर्माण होता है, पायोनियर कम्युनिटी क्या होती है, सीरियल कम्युनिटी क्या होती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है। तो ये सारे डिटेल्स आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 6 में। लेकिन उसके पहले हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं बेटा एक बार, कि जो कुछ एमसीक्यू जो आपको बनना चाहिए और आप भी साथ में उसके उत्तर कीजिएगा। तो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेटा ये, तो इनको एक बार हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये बताइए इसमें, द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखो, एक काम करता हूं कि ये जो एमसीक्यू मैं आपको जो दे रहा हूं ना, ये एमसीक्यू के आप उत्तर बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इसके उत्तर बताऊंगा अटके। तो अभी आप समझ लीजिए एक तरह का होमवर्क है अटके। हालांकि मैं डीपीपी सॉल्व करवाता हूं आपको, ठीक है, आपके टेस्ट देता हूं, बहुत सारी चीजें करते हैं हम लोग। लेकिन चलिए आज मान लीजिए कि आज इस चैप्टर में मैं आपसे पहले कुछ एमसीक्यू आपको दे रहा हूं और देखना चाहता हूं आप में से कितने बच्चे इसका सही आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनर्जी कैप्चर्ड इज, कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में ऊर्जा कितनी संग्रहित की जाती है, कितनी ऊर्जा ली जाती है। तो ऑप्शन ए है 1 to 5% ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ऑप्शन 2 है इसका 2 to 5% ऑफ पार, ऑप्शन 3 है इसका 0.8 से 4% ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और ऑप्शन 4 है इसका 2 to 10% ऑफ पार। ठीक है, तो देखिए आपको बताना है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में कितना एनर्जी जो है वो कैप्चर किया था, उसको आपको बतलाना है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और बिल्कुल सही उत्तर दीजिएगा बेटा, ठीक है ना। ठीक, तो कंसीडर दी फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए हैं ए बी सी डी के। आपको इन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। के जो ट्रू होगा उसके लिए टी सिंबल यूज करेंगे, फॉल्स के लिए एफ यूज करेंगे। ऑप्शन में ए बी सी डी 1 2 3 4 ऑप्शन में जो है वो सिंबल्स दे रखे हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल इन ए कम्युनिटी इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। के पहला स्टेटमेंट है कि एक समुदाय में अलग अलग स्तर पर जो अलग अलग प्रजातियां होती है, उनका ऊर्ध्वाधर वितरण जो है वो स्तरीकरण कहलाता है। स्टेटमेंट नंबर 2 है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से आपने शोषण के नुकसान को हटाया तो बचता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। स्टेटमेंट नंबर 3 है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। बायोमास जैव भार के उत्पादन की दर को हम डिकम्पोजिशन या अपघटन कहते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 4 है एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन इज 55 बिलियन टन्स। महासागरों की वार्षिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता 55 बिलियन टन के आसपास होती है। ठीक है, तो 1 2 ए बी सी डी चारों स्टेटमेंट पढ़िए, बताइए ट्रू है कि फॉल्स है, उसके आधार पे आप जो है वो दिए गए कोड में से सही आंसर को चुनिए। ठीक है, तो बिल्कुल बेटा अटेंटिव रह के क्वेश्चन लगाइएगा, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन द गिवन फूड वेब एक्ट एज ए सेकेंडरी कंज्यूमर। के दिए गए फूड वेब में कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर के समान व्यवहार करता है। तो देखिए ए बी सी डी ई एफ सब दे रखा है उसमें, तो आपको सही आंसर चुनना है। क्लियर? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये था। और ये देखो, ये क्वेश्चन जो है वो आपके ओवरऑल कॉन्सेप्ट को चेक करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, विच काइंड ऑफ पिरामिड इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन डायग्राम। दिए गए डायग्राम से किस प्रकार के पिरामिड का हम जो है प्रकटीकरण करते हैं। विच काइंड ऑफ पिरामिड इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन डायग्राम। तो ध्यान से देखिए, उसमें बताइए क्या है ये। तो ऑप्शन 1 है पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ट्री इकोसिस्टम, ऑप्शन 2 है पिरामिड ऑफ बायोमास इन ट्री इकोसिस्टम, ऑप्शन 3 है पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, ऑप्शन 4 है पिरामिड ऑफ एनर्जी इन ट्री इकोसिस्टम। के तो सुनिएगा ध्यान से बेटा ऑप्शन को। ठीक है, फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, इफ 20 जूल एनर्जी इज अवेलेबल एट प्रोड्यूसर लेवल, यदि उत्पादक के स्तर पर 20 जूल ऊर्जा उपलब्ध हो, देन हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड टू द लॉयन इन ए फूड चेन। तब एक दी गई फूड चेन में लॉयन को कितना ऊर्जा मिलेगा। फूड चेन दे रखा है प्रोड्यूसर, डियर एंड लॉयन के। प्रोड्यूसर ने जो है वो हिरन को खाया और हिरन ने प्रोड्यूसर को खाया, हिरन ने प्रोड्यूसर को खाया और हिरन को टाइगर ने खाया, लॉयन ने खाया, तो लॉयन को कितना एनर्जी मिलेगा, ठीक है, यदि प्रोड्यूसर के लेवल पर 20 जूल एनर्जी हो। ठीक है, क्लियर। तो चलिए, तो इन प्रश्नों के आपको जो है उत्तर करने हैं और देखते हैं हम कि कितने बच्चे आप में से जो है वो इसका सही उत्तर करते हैं। बिल्कुल सही उत्तर करने वाले का नाम लिया जाएगा। ठीक है, चलिए ना, तो जल्दी जल्दी सबसे पहले और सबसे अधिक, सभी सही, सबसे अधिक नहीं बोलूंगा मैं, सभी सही होना चाहिए और सबसे पहले आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अभी लेक्चर नंबर 6 में हम कंटिन्यू करते हैं। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बेटा हम पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम में अभी तक हम देख चुके हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है। ठीक है, और कई सारी चीज़ों को हमने समझा, हमने देखा कि वास्तव में जो लिविंग वर्ल्ड है वो कैसे उसकी फंक्शनिंग होती है, एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, उसमें डिकम्पोजर क्या रोल प्ले करते हैं, कंज्यूमर क्या रोल प्ले करते हैं, प्रोड्यूसर क्या रोल प्ले करते हैं, कैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऊर्जा का जो है वो एक लेवल से अगले लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ये भी देखा हमने यहाँ पे। इकोलॉजिकल पिरामिड के कॉन्सेप्ट को भी देखा हमने कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट क्यों होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो पॉन्ड इकोसिस्टम में उल्टा क्यों होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड उल्टा क्यों होता है, ये भी देखा हमने। ठीक है, तो कई सारे कॉन्सेप्ट हमने जो है वो इकोसिस्टम के बिल्कुल हमने 100% एनसीईआरटी कवर करते हुए, और कुछ चीजों को तो ये थोड़ा सा हम बियॉन्ड एनसीईआरटी भी गए, वहां हमने इसको कवर किया बेटा। ठीक है ना, जहां जरूरत है वहां पर हमने एनसीईआरटी से बाहर के कॉन्सेप्ट को भी यहां पे शामिल किया। अब पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को हम समझ चुके थे, पॉपुलेशन को समझ चुके थे, इकोसिस्टम को हम समझ चुके हैं, और हमने देखा कि बायोलॉजिकल कम्युनिटी में कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जंगलों का विकास होता है। एंड जहां पे हमें एक बड़ा फॉरेस्ट दिखाई पड़ता है, क्या शुरू से वहां पर वैसी कंडीशन थी? हम सब जानते हैं कि एक समय हमारी जो अर्थ थी वो एक तपते हुए आग के गोले के समान थी, फिर अर्थ के ऊपर का हिस्सा ठंडा हुआ तो अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ, और उस अर्थ क्रस्ट पर जीवन की फिर धीमे धीमे शुरुआत हुई यहाँ पे के। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ भी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने देखा कि आज हमें जो बड़े बड़े फॉरेस्ट दिखाई पड़ते हैं, बड़े बड़े वन दिखाई पड़ते हैं, क्या किसी जमाने पर वहां पर निर्जन चट्टानें थी? बिल्कुल, एक जमाने पर वहां पर जो है वो बेयर रॉक्स प्रेजेंट थी और धीमे धीमे वहां पर जीवन बना है। और आज जो भी आप फॉरेस्ट देख रहे हैं वो फॉरेस्ट कई हजारों वर्षों की मेहनत के बाद बनाए के, यानी प्रकृति ने खुद से प्रयास किया है फिर जाके वो फॉरेस्ट बनाए। और एक बात क्लियर कर दूं, जितनी भी झीलें आप देख रहे हैं, आज जो भी आपको झील दिखाई पड़ती है, जो भी तालाब दिखाई पड़ता है, एक दिन उस झील या तालाब में बड़ा फॉरेस्ट बन जाएगा। ये भी सच है कि हर पॉन्ड या लेक की अंतिम परिणति ये होती है कि लास्ट उसका डेस्टिनेशन ये होता है कि वो एक बड़े फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाए। किसकी बात कर रहा हूं मैं? झील की बात कर रहा हूं, तालाब की बात कर रहा हूं। तो चलिए, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे आगे। तो अभी लेकिन आपको मेरे कुछ प्रश्नों का आपको उत्तर करना है कि आपको ये बताना है, सबसे पहले कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके आपको आंसर करने हैं, आपको बताना है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड को देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, कि उन वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने इकोलॉजिकल पिरामिड के कॉन्सेप्ट को दिया था। के नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने इकोलॉजिकल पिरामिड के कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया था। उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने इकोसिस्टम टर्म दिया, जिसने उन साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने इकोसिस्टम शब्द को दिया। ठीक है, बताइए नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने फर्स्ट टाइम इकोसिस्टम शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है, बताइए उन साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने पहली बार इकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब मैं आपसे आज साइंटिस्ट के नाम पूछूंगा। ठीक है, आपको बताना है उस वैज्ञानिक का नाम जिसने जो है इकोलॉजिकल पिरामिड के कॉन्सेप्ट को दिया, उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने जो है वो इकोसिस्टम टर्म को दिया, उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने जो है इकोलॉजी शब्द को दिया, उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज को दिया, उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया के प्रजातियों की जैविक अवधारणा को दिया। ठीक है, चलिए आज आपको इन साइंटिस्ट के नाम बतलाने हैं। क्लियर? चलिए, तो बेटा आज हम बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से पर बात करने वाले हैं। वो हिस्सा है
परिस्थितिकी अनुक्रमण के, तो इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा परिस्थितिकी अनुक्रमण। सक्सेशन को हिंदी में बोलते हैं हम अनुक्रमण बोलते हैं उनके। तो अनुक्रमण का मतलब है एक के बाद एक आने वाले सीक्वेंस के। सक्सेशन का मतलब है कि एक के बाद एक आने वाली पीढ़ियां, एक के बाद एक होने वाली घटनाएं के। तो बेसिकली इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, यानी जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो एक घटनाओं की एक श्रृंखला है, सीरीज ऑफ इवेंट्स है, जो हमको क्या बतलाता है कि आप प्रकृति का विकास कैसे हुआ है, कैसे कहीं पर प्रकृति ने अपने रंग बदले हैं, कैसे जो है छोटे छोटे लाइकेंस से जो है वो एक बड़े फॉरेस्ट का विकास हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, याद रखिए जीवन जो है वो स्थिर नहीं होता है, लाइफ इज नॉट स्टैटिक। जीवन जो है वो गतिशील होता है, जीवन डायनामिक होता है, और बायोलॉजिकल कम्युनिटी भी इसलिए डायनामिक होती है। एक बात याद रखना है बेटा कि मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जीवन जो है वो कभी भी रुक जाने का नाम नहीं है, जीवन चलते रहने का नाम है। जीवन कभी भी जो है वो स्थिर नहीं होता है, जीवन हमेशा गमनशील होता है, गतिशील होता है। जीवन में सुख और दुख आते रहेंगे, जीवन चलता रहेगा। लाइफ जो है वो चैलेंजेस को फेस करने का नाम है। के चुनौतियों से डर कर बैठना जीवन नहीं है। जीवन वो है जब चुनौतियों का आप सामना करते हैं और चुनौतियों का सामना करके आप जीत कर दिखाते हैं। और ये प्रकृति भी जीतने की लगातार कोशिश करती है, और जीतने के लिए प्रयास करना हमारे अंदर इनबिल्ट है, हम ही उसको दबा देते हैं बस। ठीक है, अब देखिए छोटे छोटे पौधे संघर्ष कर रहे हैं जीवन के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जीवन को। The biological communities are dynamic in nature। जैविक समुदाय जो होते हैं वो गतिक प्रकृति के होते हैं। The successive replacement of communities in an area over a period of time is known as ecological succession। के आप आज कहीं पर मान लीजिए, आज हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में खड़े हुए हैं, इमेजिन के हम अमेजॉन के घने जंगलों में हैं, हमको बड़ा घना फॉरेस्ट दिखाई पड़ रहा है और हम वहां बोल रहे हैं वाह कितना बड़ा जंगल है। तो चलिए एक काम करते हैं, हमारे पास एक टाइम मशीन हो, और उस टाइम मशीन पर बैठकर हम जो है वो बैठकर जो है सफर को पिछले सालों में जाकर देखें हम, तो हम देखते हैं कि आज के हम 1000 वर्ष पहले पहुंच गए। तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसा हमको दिखाई पड़ रहा था वैसा हमको नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। ये जैसा हमें दिखना था वैसा हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है। चलिए और पहले पहुंचते हैं, तो अभी हमको क्या दिख रहा है, हमने कहा अरे ये फॉरेस्ट तो पहले वाले फॉरेस्ट से भी डिफरेंट है। और पहले पहुंच गए हम, कई 1000 वर्ष पहले पहुंच गए, तो क्या देखा हमने, अरे यहां तो चट्टान ही चट्टान है, पत्थर ही पत्थर है, कुछ फॉरेस्ट दिख नहीं रहा है। और वापस लौट के अपने टाइम में आ गए तो बड़ा फॉरेस्ट दिखाई पड़ रहा है। तो प्रकृति ने उस चट्टानी जगह को एक बड़े फॉरेस्ट में, ग्रीन फॉरेस्ट में, क्लाइमेक्स कम्युनिटी में कन्वर्ट किया है। यही तो इकोलॉजिकल सक्सेशन है। अब आप बोलोगे सर हमको अभी भी समझने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, हमको लग रहा है कि कैसे के। अब एक काम करो, एक छोटा सा एग्जांपल लें, है ना, हम इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं, हम एक थोड़ा सा मनुष्य के जीवन का एक एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी था, ठीक है, उस आदमी ने सोचा चलो एक काम करता हूं मैं, मेरे को यहाँ शहर में रहने को जो है वो जगह भी कम पड़ती है और मेरे पास यहाँ पे खेत वेत भी नहीं है। तो वो गया कहीं पर जाकर, उसने कोई दूर जगह पे जाकर उसने देखा कि हाँ वहाँ पे एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के पास में काफी सारी जमीन है। उसने उस जमीन में जाकर अपना छोटा सा एक घर बना लिया। ठीक है, उसने अपना घर बनाया, और घर बनाने के बाद उसने आसपास के खेतों में उसने खेती किया, है ना। फिर उसको लगा कि यार मैं अकेला पड़ गया हूं यहाँ पे, तो उसने अपने 2-4 मित्रों को बोला कि भाई देखो ऐसा है, हमने तो खेत में बना ली वहां पर कि हमारा घर है, क्या तुम लोग वहां आके रहना चाहोगे। तो लोगों ने कहा भाई चलते हैं, अच्छी जगह है तो पहाड़ के पास में। तो 4 लोग और आके वहां पे, 4 कॉलोनी वहां पर 4 लोग घर और आके बन गए वहां पे। अब वो 4 लोगों के भी रिश्तेदार थे, उनने कहा चलो हम भी वहीं जाके रहेंगे। ऐसे करके धीमे धीमे यहाँ पे पूरा गाँव बस गया। पहले एक आदमी आया था बाहर से, अब धीमे धीमे यहाँ पर गांव बस गया। जब गांव बस गया, थोड़ा बड़ा हो गया, तो लोगों ने, सरकार ने कहा कि अच्छा गांव बस गए तो चलो सड़क बिछाए थे और यहाँ पे ग्राम पंचायत बनाते हैं। अब पंचायत बन गई, सरकारी कंट्रोल भी इस गांव का आ गया। फिर बिजली की सप्लाई, बिजली भी दे दी वहां पे, फिर सड़क भी आ गया था वहां पे के। अब धीमे धीमे गांव के अंदर क्या हुआ, स्कूल खुल गया है, अस्पताल खुल गया है, धीमे धीमे गांव का विकास हो रहा है। और धीमे धीमे करता हुआ वो गांव थोड़ा सा और बढ़ गया है, एक कस्बा बन गया है। फिर कस्बा जो है वो थोड़ा छोटे शहर में कन्वर्ट हो गया है, और शहर के अंदर अब ट्रैफिक भी रहने लगा है। अब उसके अंदर छोटी छोटी फैक्ट्री भी खुल गई है, उद्योग खुल गए। अब वो एक बड़े शहर में कन्वर्ट हो रहा है, और वो बड़ा शहर एक दिन ऐसा हो गया कि जो लोगों ने कहा कि अब तो यार पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, ये तो रहने के लायक नहीं बचा है, अब कहीं और चलते हैं। शुरुआत कैसे हुई थी और कहां पे जाके एंड हुआ, मतलब फाइनली आप देखें कोई भी बड़ा शहर जो बसा है ना, उसे कुछ लोगों ने बसाया, चाहे बंबई ही क्यों ना हो। फिर धीमे धीमे बड़ा हो,
तो ये क्या है, ये भी एक ह्यूमन एग्जांपल है कि आदमी कहीं जाके बसा, बसने के बाद छोटी बस्ती बनी वहां पे, बड़ी बस्ती बनी वहां पे, छोटा शहर बना, बड़ा शहर बना। यही प्रकृति में हो रहा है। और ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ कि आज आदमी जाके बसा कल बड़ा शहर बन गया। ये सबके लिए भी कई वर्षों का समय लगता है। प्रकृति में भी ऐसे ही हुआ है। सूखी एकदम निर्जन चट्टान थी, कोई जीवन नहीं था, लाइकेन जाके वहां पे ग्रो किए, लाइकेन ने ग्रो किया, चट्टान से केमिकल रिएक्शन किया, फिर ऑर्गेनिक कंपोनेंट बना, फिर लाइकेन की थोड़ी ऊपर वाली वैरायटी फोलियोस लाइकेन, वो जाके वहां पे बसे। फोलियोस लाइकेन ने थोड़ा और ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा किया, फिर बाहर से कहीं से मॉस का स्पोर आया और वहां पे मॉस की कॉलोनी बन गई। ठीक है, मॉस की कॉलोनी बनी, मिट्टी वहां पर बनने लगी, धीमे धीमे सॉइल की पकड़ बनने लगी, मिट्टी का डेवलपमेंट हुआ, तो फिर वहां पे छोटे प्लांट्स के कुछ कुछ सीड्स आए, कुछ स्पोर आए, धीमे धीमे करके वहां पे जीवन बढ़ता चला गया। और एक दिन फाइनली वहां पर एंजियोस्पर्म आधमके, एंजियोस्पर्म आधमके, उन्होंने कहा अब हम भी यहीं रहेंगे, और बड़े बड़े फॉरेस्ट बनना शुरू हो गए। यहां पे यही है सच्चाई, यही है। समय के साथ टाइम के अकॉर्डिंग ऐसे ही डेवलपमेंट हुआ, यही इकोलॉजिकल सक्सेशन है। ठीक है, चलिए, तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि विथ रेफरेंस टू टाइम फ्रेम, कि यहां पे टाइम इज इंपॉर्टेंट थिंग के, कि शुरू में छोटे छोटे एनुअल प्लांट लगे, फिर पेरिनियल प्लांट घास लगी, फिर झाड़ियां लगी, फिर सॉफ्टवुड ट्री पाइन ट्री लगे, और फाइनली हार्डवुड ट्री लगे, बड़े बड़े वृक्ष वहां पर आ गए के। और ये सब कुछ टाइम के अनुसार हुआ है। समय अपने आप में सबसे प्रबल चीज होती है, टाइम ने सब कुछ बदल दिया। ठीक है, देखिए विद अब कहीं पे भी आप देखिए विद द पासेस ऑफ टाइम, टाइम के अनुसार देखिए आप कैसे जो है वो छोटी सी जगह पे छोटे छोटे प्लांट थे, आज बड़े बड़े फॉरेस्ट हमें यहां पर दिखाई पड़ते हैं। एंड दिस इज द फिनोमेना ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब इस इमेज को भी ध्यान से देखिए और बिल्कुल कॉन्सेप्ट को अपने अंदर समा लीजिए इसको। ठीक है, आप देख रहे हैं चट्टाने दिखाई पड़े, नंबर फिगर पिक्चर नंबर 1 में देखिए केवल चट्टाने, पिक्चर नंबर 2 में देखिए लाइकेंस ग्रो कर रहे हैं, पिक्चर नंबर 3 में देखिए कि वहां पे कुछ स्मॉल प्लांट्स, कुछ मॉसेस वहां पे ग्रो कर रहे हैं, पिक्चर नंबर 4 में देखा हमने कि वहां पे छोटे प्लांट्स वहां पर ग्रो कर रहे हैं, आ चुके हैं यहां पे के। पिक्चर नंबर 5 में देखा हमने कि सॉफ्ट ट्री जो है वो ग्रो करना शुरू कर दी यहां पर, और फाइनली पिक्चर नंबर 6 में देख रहे हैं हम कि बड़े बड़े फॉरेस्ट वहां पर बन चुके हैं। और ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, इसके लिए कई वर्षों का समय लगा, लंबा टाइम लगा इसके लिए। ठीक है, बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट इन्वॉल्व इन सच चेंज। और जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है वो केवल प्लांट में नहीं हुआ। देखो बेटा, पहले चट्टान थी, वहां पर मिट्टी सॉइल थी नहीं, लाइकेन ग्रो किया, लाइकेन ने धीमे धीमे वहां पे चट्टान से केमिकल रिएक्शन किया, स्मॉल पार्टिकल्स बने, लाइकेन की डेथ होने पर वहां पे ऑर्गेनिक कंपोनेंट आया, तो पहली बार वहां पे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। धीमे धीमे सॉइल की परत जो है मोटी होती चली जा रही है, तो मतलब सॉइल की कंडीशन, एडोफिक कंडीशन वहां पर बदल रहा है। फिर इसके अलावा जब वहां पे प्लांट बने तो उन प्लांट ने इवोपरेशन भी किया, धीमे धीमे वहां पर क्या हो, रेनफॉल का पानी मिट्टी के अंदर रहने लगा, धीमे धीमे वहां पे वाटर जो है वो वाटर का रिटेंशन होने लगा। और कुल मिलाकर बात ये कि क्लाइमेटिक कंडीशन ने रोल प्ले किया, टोपोग्राफी भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ही थी यहाँ पे, कि वो चट्टान में ऐसा नहीं है कि मिट्टी बह के कहीं और नहीं गई, मिट्टी वहां पर प्रेजेंट रही, तो बहुत सारी कंडीशन थी। कुल मिलाकर बात ये कि उस जगह ने एक दिन उस और सोचिए जहां पे केवल और केवल पत्थर था, चट्टाने थी, वहां पर एक बड़ा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थे, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रोज पानी गिरता, रोज, एवरीडे। 2 से 4 बजे का वक्त ऐसा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जहां पर लोकल रेन होती है। आप बोलोगे सर ये टाइम किसने डिसाइड किया? एक्चुअली होता ये है बेटा कि जब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मॉर्निंग के सुबह 7 बजे से लाइट इंटेंसिटी हाईएस्ट होती है, और जो पेड़ होते हैं वो तेजी से ट्रांसपिरेशन कर रहे होते हैं, और वहां पे क्या होता है कि तकरीबन 1 या 2 बजे तक इतना अधिक वेपर्स ऊपर इकट्ठा हो चुका होता है कि एक लोकल क्लाउड है, बादल बन चुका होता है ऊपर के, और फिर वो बादल जो है वो रेनफॉल करता है 2 बजे से 4 बजे के बीच में। ऑलमोस्ट कभी आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट घूमने जाएंगे, आप देखेंगे कि आपको पता होगा, वो गाइड बता देगा यहाँ पे कि भाई अब जो है वो 2-3 बज रहा है, 2 बजने वाला 2:30 बजे, अब पानी गिरना शुरू होगा सर, और 4 बजे तक पानी गिरेगा, फिर पानी बंद हो जाएगा, कि तो हम लोग कहीं पर रुक जाते हैं, यहाँ पे बता देगा आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। ठीक, फिर मतलब ये जो सक्सेशन है, परिवर्तन है, ये एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट दोनों में होते हैं के, और टर्म सक्सेशन को देने वाले साइंटिस्ट थे हल्ट। और याद रखिए बेटा, एनसीईआरटी में इनका नाम नहीं दे रखा है, परंतु एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको मालूम होना चाहिए। और मैंने आपसे कहा ना, कई बार एनसीईआरटी चुप रहता है कि बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी तुम पढ़ लो, समझ लो, समझ गए ना बात कुछ के। ये दोहे के जैसा होता है कि कबीरदास जी के दोहे हुए, ठीक है, अपना रहीम के दोहे हुए, कि आप उनको जो है वो एक्सप्रेस की 2 लाइन लिखी, उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो असल में ये वही दोहे हैं, तो हमें इनको समझना होगा। तो मैंने कहा सक्सेशन टर्म को हल्ट ने दिया।
सक्सेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, बाय विच द सेम लोकेलिटी, जहां पर सेम लोकेलिटी वही स्थान बिकम सक्सेसिवली कॉलोनाइज बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज ऑफ द प्लांट के, मतलब जो अनुक्रमण है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जहां पर जो लोकल सेम लोकेलिटी एक स्थान जो होता है वहां पर एक के बाद एक क्रम से वहां पर जो है वो प्लांट्स ग्रो करना शुरू करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, और ये पूरा का पूरा परिवर्तन जो है एक ऑर्डर में होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी किसी भी ऑर्डर में हो जाएगा, याद रखिए दिस इंटायर चेंज इज वेरी वेरी ऑर्डरली कोऑर्डिनेटेड के ये पूरा परिवर्तन एक निश्चित क्रम में चलता है, एक निश्चित पैटर्न में होता है कि इस क्रम को तोड़ नहीं सकते आपके। इट इज एन ऑर्डरली चेंज इन कम्युनिटीज के, और ओडम ने इसको इकोसिस्टम डेवलपमेंट का वेरी वेरी IMP के, ओडम एक बड़े इकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कहा कि दरअसल जो प्लांट सक्सेशन है या नॉर्मल सक्सेशन की हम इसकी बात कर रहे हैं वो इकोसिस्टम का डेवलपमेंट है, क्योंकि देखिए पहले चट्टाने थी वहां पे कुछ भी नहीं था, आज बड़ा फॉरेस्ट है यहाँ पे सब कुछ वहां प्रेजेंट है, प्लांट है एनिमल है एवरीथिंग इज देयर प्रेजेंट, तो मतलब जो सक्सेशन है उसमें केवल कम्युनिटी रिप्लेस नहीं, पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम भी डेवलप हुआ है। क्लियर? मतलब ये हुआ बेटा कि आज आप जो ग्रासलैंड देखते हैं, जो घास के मैदान देखते हैं ना, तो वो ग्रासलैंड पर जाकर क्यों, और अब आप बोलोगे आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि और उठना भी चाहिए क्वेश्चन, क्यों नहीं उठना चाहिए क्वेश्चन, बिल्कुल उठना चाहिए। क्यूरियोसिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। क्वेश्चन आपके दिमाग में उठा कि सर अब आप बताओ, आपने पढ़ाया शुरू में कि जो बायोम होते हैं एक तो ग्रासलैंड होते हैं, ये ग्रासलैंड क्यों इतने सालों में जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं बने? फिर आपने कहा था सर कि टेगा टुंड्रा फॉरेस्ट होते हैं, वो क्यों नहीं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बन रहे हैं? यदि सबको एक दिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बन जाना है तो ये रुके क्यों हुए हैं? एक्चुअली बेटा मैंने कहा ना आपसे कि इसके लिए आपका ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ग्रासलैंड है आज, और वो सदियों से ग्रासलैंड में प्रेजेंट है, एक समय डेवलपमेंट हुआ उनका और वो ग्रासलैंड स्टेज में आके रुक गया वो, क्योंकि उसके आगे जाने के लिए उनको अब टेम्परेचर, रेनफॉल और रेनफॉल एंड दे नीड मोर रेनफॉल, और वो हो नहीं पा रहा वहां पे। यदि आप पूरी अर्थ पर इक्वली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के समान रेनफॉल होने लगे तो सब जगह पे वही हो जाएगा। तो जो क्लाइमेट और टोपोग्राफी भी रोल प्ले करता है इसमें, ठीक है ना? तो कौन सा जगह पे कहां जाके रुक जाने का है ये भी क्लाइमेट तय करता है, टोपोग्राफी तय करती है। तो हर बार एंड वही होगा जरूरी नहीं, लेकिन अंतिम परिणाम तो वही है ना, जो क्रम सीक्वेंस है, मैंने कहा ना 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग है कि आपने लाइकेन से शुरू किया और क्लाइमेक्स कम्युनिटी एंजियोस्पर्म के बड़े फॉरेस्ट तक आपको पहुंचना है। हो सकता है कोई जगह पे 5 नंबर पे जाके बात रुक गई हो, ग्रासलैंड पे जाके बात रुक गई हो, कहीं पे स्मॉल ट्री बन के रुक गए हो, क्योंकि वहां पे उसके आगे के लिए जीवन की कंडीशंस नहीं आ पा रही हैं। जिस दिन आ जाएंगी वो आगे ग्रो कर जाएगा। अब समझो बेटा, मैं हमेशा कहता हूं अपनी कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, तो उसकी सोल तक पहुंचना बहुत जरूरी है। यानी आपको यू शुड टच द सोल ऑफ एवरी चैप्टर। ठीक, मैं हमेशा कहता हूं कि विज्ञान जो है वो समझने की चीज है, वो महसूस करने की चीज है। देयर आर 3 पैरामीटर्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। जो परिस्थिति के अनुक्रमण है उसके 3 पैरामीटर होते हैं, 3 उसके जो है वो मानक होते हैं, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 डायरेक्शनल होते हैं ये, और प्रिडिक्टेबल विद टाइम। यानी आपको पता होना चाहिए कि ये जो परिवर्तन है वो एक निश्चित दिशा में होगा। ठीक, यानी जो है डेवलपमेंट कैसे लाइकेन के बाद मॉस आना है, मॉस के बाद ये आना है, तो ये सब कुछ जो है वो एक निश्चित क्रम में होगा। ठीक, दूसरा समय के साथ होगा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने वर्ष के बाद यहां पर क्या होना चाहिए। ठीक, कम्युनिटी कंट्रोल, यानी पहले वाली कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के लिए जो है वो कंडीशंस को एस्टेब्लिश करती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में कहा था, मैंने आपको बताया एक आदमी वहां गया, हम बात कर रहे थे कि एक आदमी जो है कहां गया, एक आदमी जो है वो कई बार क्या होता है, मेरा जो स्मार्ट वॉच है वो ऑन रहता है, तो ये मोबाइल कोई कॉल करता है तो ये वहां बजने लगता है। तो एक आदमी, मैंने आपसे कहा ना कि एक आदमी जो है वहां पर गया, कहां गया, जो है एक जगह पर पहाड़ के पास जाके रहने लगा वहां पे नीचे। तो उसने घर बनाया, खेत बनाया, तो अपने रिश्तेदार को बुलाया, उसने कहा अच्छा खेत बने हुए हैं, घर है यहाँ पे, चलो हम भी अपना घर बाजू में डालते हैं। तो एक आदमी ने वहां पर रहने के लायक कंडीशन को खोजा, रहने लगा, दूसरे लोग आके रहने लगे, धीमे धीमे कुछ लोग और आने के रहने लगे, छोटा सा गाँव बन गया। जब गाँव बन गया तो गाँव के अंदर अब बच्चे थे छोटे छोटे, तो लोगों ने कहा भैया अब क्या करें, बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ, स्कूल खुलवा देते हैं। गाँव के लोग बीमार पड़ने लगे तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खुल गया। तो मतलब एक कम्युनिटी जाकर जहां रहने लगी, उसने अपने अकॉर्डिंग कंडीशन को बनाना शुरू किया। अब लोगों को लगा कि शहर के लोगों को लगा कि भाई इस गांव के आसपास की जमीन बड़ी फर्टाइल है, यहां पे खेती करेंगे, अपना फार्म हाउस बनाएंगे तो मजा आएगा। तो शहर के लोग भी उस गांव की तरफ अट्रैक्ट होकर वहां पहुंच गए।
मतलब वो एक आदमी ने जो शुरुआत की उसके बाद वहां पर दर्शाए बदल चली गई। और मैंने आपको कहा ना कि एक दिन ऐसा आया कि वो गांव जो है एक बड़ा शहर बन गया, पॉल्यूशन भी वहां पर रहने लगा और लोग बोलने लगे कि इतना पॉल्यूशन है, ये तो दिल्ली बन गया है, अब हम छोड़ के जा रहे हैं इसको कहीं और। क्यों? किसने किया सब ये? उसी कम्युनिटी ने वहां पे कंडीशन को चेंज किया। तो प्रकृति में भी ऐसे ही होता है कि कहीं पर जैसे लाइकेन पहली बार गया तो ऑर्गेनिक मैटर वहां था ही नहीं, लाइकेन ने ऑर्गेनिक मैटर को बनाया। ऐसे करके सीक्वेंस में परिवर्तन होते चलते हैं बेटा के। तो इसका मतलब ये कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इकोलॉजिकल सक्सेशन के पैरामीटर में नंबर एक पहला तो है कि ये एक निश्चित दिशा में होते हैं और टाइम के अनुसार इनका हम अंदाजा लगा सकते हैं। कम्युनिटी कंट्रोल होते हैं कि समुदाय जो है वो अब जो रहने वाला समुदाय है वो अगले समुदाय के लिए कंडीशन को निर्मित करता है। और फाइनल बात ये है कि अंत में वहां पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर पाता है और यही वहां पर डोमिनेट करती है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो जिसमें बड़े बड़े ट्रीज हैं वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। जो मीजोफिटिक ट्री होते हैं वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होते हैं जो फिर आगे रिप्लेस नहीं होते, बने रहते हैं सालों तक। देखिए अब हम ये पूरी घटनाक्रम को जो है ऐसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, कई सौ वर्षों का वक्त लगता है। जब एक वर्ड यूज करते हैं हम प्राइमरी सक्सेशन, तो इसका मतलब होता है जो निर्जन चट्टान थी पहले जहां पर कहीं जीवन नहीं था वहां पर जीवन की शुरुआत हो रही है, वहां पर अनुक्रमण शुरू हो रहा है, उसे प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। लेकिन कहीं पर जंगल, जैसे मान लो अमेजॉन के फॉरेस्ट जल के खत्म हो गए, अभी ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट जो है जल के खत्म हो गए, कि मान लो एक हिस्सा जल के खत्म हो गया, पूरा फॉरेस्ट खत्म हो गया, अब वहां पर जीवन की जब शुरुआत दोबारा होगी ना तो उसे सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि प्राइमरी सक्सेशन तेज होगा कि सेकेंडरी सक्सेशन तेज होगा? देखो बेटा सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो तेज होगा, फास्ट होगा। कारण ये है कि ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल, कुछ ना कुछ कंडीशन वहां पर पहले से प्रेजेंट फॉरेस्ट की वहां प्रेजेंट रहेंगी और इसलिए वहां पे ऑर्गेनिक मटेरियल होने के कारण सेकेंडरी सक्सेशन तेज होगा। प्राइमरी सक्सेशन तो बिल्कुल प्राइमरी ने ABCD शुरू हो रहा है, वो बेयर रॉक से शुरू हो रहा है। देखिए आप, हम प्राइमरी सेक्शन देख रहे हैं कि निर्जन चट्टान है, कोई जीवन नहीं है, वहां पर लाइकेन ग्रो किए, लाइकेन के बाद वहां पे स्मॉल एनुअल प्लांट और जो है वो फोलियोज लाइकेन ग्रो किए, फिर बाद में ग्रासेस और पेरिनियल आ गए यहाँ पे, ये पायोनियर है, शुरुआती प्रजातियां हुई है। इसके बाद कई सारे इंटरमीडिएट स्पीशीज आई, ग्रासेस घास लगी वहां पे, झाड़ियां लगी वहां पे, ठीक है, शेड इंटॉलरेंट ट्री लगे यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद जो है पाइन्स लगे वहां पे, और फाइनली क्या हुआ, फाइनली बेटा जो है वो ऐसे आ गए, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ गया, यहाँ पर जो है वो ओक, हिकोरी और सागौन, इस तरह के बड़े बड़े पेड़ लगने लगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? हंड्रेड्स ऑफ ईयर में हुआ, कई वर्षों के समय में हुआ। इट ऑल टेक्स प्लेस इन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सक्सेशन? अब क्वेश्चन उठता है कि अनुक्रमण होता क्यों है, सक्सेशन होता क्यों है, ठीक है। तो नंबर एक, इनिशियल कॉज होती है क्लाइमेटिक और बायोटिक कॉस्ट के, यानी वहां पर जलवायु अवस्थाएं इस तरह की होना चाहिए कि आप देखो, मान लो कोई चट्टान, कोई निर्जन चट्टान है, अब निर्जन चट्टान में टेम्परेचर इतना अधिक है कि कभी रेनफॉल, पानी नहीं गिरता, कभी पानी भी नहीं गिरता है, टेम्परेचर एकदम हायर साइड है, तो वहां पर तो लाइकेन भी ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ क्लाइमेटिक इंडक्शन होना चाहिए यहां पे, कि इस तरह का कोई ना कोई कंडीशन होना चाहिए कि कम से कम कोई जीव वहां पर रह सके, ठीक है। इसके अलावा वहां पर लाइकेन कहां से आया? लाइकेन अपने आप से चट्टान में से तो निकला नहीं, लाइकेन का स्पोर कहीं से आया होगा, तो वो बायोटिक जो स्पोर है वो एक के बाद एक वहां पहुंचना चाहिए। और देखो ऐसा नहीं है, जो निर्जन चट्टान थी वहां पर तो स्पोर आया होगा, ब्रायोफाइटा का स्पोर भी आया होगा, टेरिडोफाइटा का स्पोर भी वहां आया होगा, जिम्नोस्पर्म के सीड भी वहां पर आए होंगे, एंजियोस्पर्म के सीड भी यहां पे हवा में आए होंगे, लेकिन कोई उगा नहीं। क्यों नहीं हुआ? कोई कंडीशन ही वैसी नहीं थी। लेकिन लाइकोन का स्पोर जब वहां पर आया तो उग गया वो। तो कोई भी जहां पर जीवन की शुरुआत होती है वहां पर लगातार ये स्पोर सीड पहुंचते रहते हैं, जब कंडीशन जिसके अनुसार बेहतर होती है वो ग्रो करना शुरू कर देता है, ठीक है। इकेसिस और कंटिन्यूइंग कॉजेस, ठीक है। तो अब इकेसिस का मतलब क्या होता है? ये वो तरीके होते हैं जिसके चलते जो है लगातार परिवर्तन हो रहे होते हैं एक सक्सेशन के दौरान के, मतलब बाहर से नए नए स्पोर सीड प्रजातियां आती हैं, माइग्रेशन, ठीक है, एग्रीगेशन, और वो प्रजातियां वहां पे ग्रो करना शुरू करती है, उनका जो है वो वहां पे धीमे धीमे उनकी संख्या बढ़ने लगती है, तो उसे एग्रीगेशन कहते हैं। संख्या बढ़ने से उन प्रजातियों के बीच में कंपटीशन होता है, तो उससे क्या होता है, जो बेहतर प्रजातियां हैं वो तैयार होती हैं। और कई बार क्या होता है, कई बार कंपटीशन इतना सीवियर होता है कि जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है वो खत्म होने लगती है और दूसरी कम्युनिटी उसका स्थान ले लेती है, ठीक है। हम उसे रिएक्शन कहते हैं।
स्टेबलाइजिंग कॉजेस की बात करें तो फाइनल क्लाइमेट ऑफ एन एरिया, देखो मतलब एक निर्जन चट्टान थी, कोई लाइफलेस एक रॉक था वहां पर प्रेजेंट, वहां पे लाइकेन आया, उसने जीवन की शुरुआत की, ये क्या हो गया, और वहां पे जो है मामूली सा रेनफॉल भी यहां पे होने लगा है, थोड़ा सा वहां पे जो है कंडीशन ऐसी है कि यहां पे सॉइल का फॉर्मेशन भी हो सकता है, तो लाइकेन ने धीमे धीमे वहां सॉइल फॉर्मेशन किया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा इनिशियल कॉजेज, क्लाइमेटिक एंड बायोटिक कॉजेज। उसके बाद लाइकेन ने वहां पे ग्रो किया, ऑर्गेनिक कंपोनेंट को बनाया, वहां पे फिर जो है वो ब्रायोफाइटा मॉस का स्पोर आया, उसने ग्रो किया, मॉस का स्पोर ने वहां पे, अब बाहर से कहीं से मॉस का स्पोर आया होगा, माइग्रेशन हुआ, मॉस के स्पोर ने ग्रो किया, मॉस की कॉलोनी तैयार किया उसने, एग्रीगेशन हुआ, मॉस की कॉलोनी बड़े पैमाने पर तैयार हो गई। अब वहां पे इतने अधिक रिसोर्सेज प्रेजेंट नहीं थे, क्योंकि कारण यह था कि अभी जीवन शुरू ही वहां पे इतने अधिक रिसोर्सेज प्रेजेंट नहीं थे, तो मॉस में से कई सारे पौधे ड्यू टू कंपटीशन मरने लगे वो, ठीक है, और उसके चलते वहां पे क्या हुआ, मरने से यहां पे ऑर्गेनिक कंपोनेंट और बढ़ गया, मिट्टी का फॉर्मेशन यहां पे और बढ़ गया, क्योंकि मर रहे हैं वो, ठीक है। दूसरा कोई वहां पे जो है वो स्पोर आया, उसने उस ऑर्गेनिक कंपोनेंट में अपने आप को ग्रो किया उसने, अगेन अब कंपटीशन दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में हो रहा है, फिर एक डोमिनेट कर गया, और उसके बाद क्या, और ये क्या कहलाए, ये मरना, कॉम्पीट करना, ये सब क्या आ गया, रिएक्शन के अंदर आ गया ये, ठीक है। और फाइनली वहां पर जो है वो एक समय इतना ऑर्गेनिक कंपोनेंट बन गया, इतना बेहतर सॉइल का फॉर्मेशन हो गया कि वहां पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी जाके स्टैब्लिश हो गई, ठीक है। अब व्हाट आर द ट्रेंड्स, यानी क्या तरीके, यानी क्या देखने मिलता है आपको अनुक्रमण के दौरान, यानी ट्रेंड्स का मतलब है कि क्या आप देख सकते हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सक्सेशन में, ठीक है। अभी तक बेटा हम एनसीईआरटी के अंदर नहीं गए हैं, और अभी हम एनसीईआरटी के बाहर ही कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, देन उसके बाद हम एनसीईआरटी में क्या लिखा उसको हम पढ़ेंगे कि क्या ट्रेंड, क्या पैटर्न हमको देखने मिलता है अनुक्रमण में। कंटिन्यूअस चेंज इन द काइंड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट के, जो भी यानी विथ हंड्रेड्स ऑफ इयर्स के, कई सौ वर्षों के समय में आपको लगातार प्लांट कम्युनिटी के अंदर परिवर्तन देखने मिलेगा। चूंकि प्लांट कम्युनिटी में परिवर्तन देखने मिलेगा तो उसका असर एनिमल कम्युनिटी पर भी पड़ेगा, तो जैसे प्लांट टाइप होंगे वैसे एनिमल टाइप वहां पर होंगे, ठीक है। तो लगातार परिवर्तन देखने मिलेंगे, और उद्देश्य यह होता है कि धीमे धीमे कि एक जमाने में केवल लाइकेन वहां होगा, एक जमाने में केवल कुछ स्मॉल ट्री वहां पर होंगे, फाइनली एक बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बन जाएगा, ठीक है। मतलब धीमे धीमे बायोडायवर्सिटी लगातार बढ़ती रहेगी, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक कंपोनेंट सिस्टम में बढ़ता रहेगा, बायोमास बढ़ता रहेगा, और एनुअल प्लांट की बजाय पेरिनियल प्लांट दबदबा होगा उनका, यानी एनुअल यील्ड कम होगा, यानी वार्षिक पौधों की जगह की बजाय यहां पे बहुवार्षिक पेरिनियल प्लांट जो है वो डोमिनेट कर जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम एनसीईआरटी के, इतना सब जानने के बाद अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। व्हाट इज इन एनसीईआरटी, इट इज कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट ओवर टाइम। क्या होता है सक्सेशन के, मतलब सक्सेशन जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर, पर्यावरण के अंदर समय के साथ साथ कम्युनिटी का रिस्पॉन्स होता है कि एक के बाद कैसी कम्युनिटी वहां पे स्टैब्लिश होती है, ठीक है। An important characteristic of all communities is that their composition and structure constantly changes in response to the changing environmental condition के बदलती हुई पर्यावरणीय अवस्थाओं के अनुसार, चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन के अनुसार लगातार कम्युनिटी के अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। उन कम्युनिटीज का जो उनकी प्लांट की वैरायटी बदल रही होती है, एनिमल का टाइप बदल रहा होता है, मतलब उनके कंपोजिशन में लगातार परिवर्तन हो रहा होता है। और ये जितने भी परिवर्तन होते हैं ये एक निश्चित क्रम में होते हैं, एक ऑर्डर में होते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं, और ये फिजिकल इन्वायरमेंट जो भौतिक पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके साथ साथ चलते हैं, और यही है सक्सेशन, ठीक है। This change is orderly, sequential, parallel with the changes of the physical environment के, है ना। भौतिक पर्यावरण में भी परिवर्तन साथ में होना चाहिए, नहीं तो मान लीजिए वैसी की वैसी कंडीशन रहेगी तो कैसे चेंज करेगा। और ये Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. हालांकि काफी हद तक जो चेंजिंग कम्युनिटी कंपोजिशन है वो भी फिजिकल एनवायरनमेंट को अफेक्ट भी करता है वो, ठीक है। देखिए अब ये जो दिखाई पड़ रहा है इमेज आपको, दिस इज द एज पर, यानी ये समय के साथ के, ये टाइम फ्रेम के, ये टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक।
थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के अकॉर्डिंग हो रहा है। सबसे पहले एक्सपोज रॉक्स थी, फिर लाइकेंस लगे वहां पे, फिर मॉसेस लगे, फिर ग्रासेस और बीट्स लगे वहां पे, फिर मिक्स्ड हर्बेशियस प्लांट लगे, फिर झाड़ियां लगी, फिर यंग फॉरेस्ट ट्यूलिप प्लांट लगे यहाँ पे, फिर मैच्योर फॉरेस्ट व्हाइट ओक और हिकोरी प्लांट लगे, देन फाइनली क्लाइमेक्स फॉरेस्ट बीच और शुगर मैपल प्लांट, ऐसे प्लांट लगे फुट के। ये हम देख रहे हैं एक टेम्परेट फॉरेस्ट का विकास कैसे होता है, कैसे फॉरेस्ट का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, द चेंजेस lead finally to a community that is near equilibrium with the environment, that is known as the climax community के। अब क्लाइमैक्स कम्युनिटी की खास बात यह होती है कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी में इतना अधिक बायोडाइवर्सिटी होता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन में यदि कोई फ्लक्चुएशन आता है ना तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेती है। अब क्लाइमैक्स कम्युनिटी आगे परिवर्तित नहीं होती, आगे वो चेंज नहीं होती, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के साथ में एक इक्विलिब्रियम बनाकर रहती है। ठीक है, द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज in the species composition of a given area is called the ecological succession। की डेफिनेशन आपको याद रखना है बेटा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्या मतलब बेटा कि आप किस चीज को परिस्थिति की अनुक्रमण बोलेंगे, तो हम कहते हैं किसी एक दिए गए क्षेत्र में, किसी एक दिए गए एरिया में जो क्रम से होने वाले, धीमे धीमे क्रम से होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनके बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रजातियों में क्या परिवर्तन आएगा, किसके बाद कौन सी कम्युनिटी वहां पे ग्रो करेगी, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। तो मतलब एक दिए गए एरिया में समय के अनुसार आप जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप आकलन कर सकते हैं कि कौन कौन सी कम्युनिटी वहां पर ग्रो करेंगी, रह सकती है और रह रही वहां पे। ठीक है, कैसे उनके अंदर परिवर्तन हमको देखने मिलेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग सक्सेशन some species colonize an area and their population become more numerous where population of other species decline and even disappear। देखो क्या होता है, हमेशा सक्सेशन में होता यह है कि सबसे पहले वहां पे लाइकेन ग्रो किए, लाइकेन ने ऑर्गेनिक कंपोनेंट बनाया वहां पे, फिर मॉस आ गए। अब मॉस का जो ग्रोथ करने का दर था वो लाइकेन से फास्ट था, लाइकेन स्लो ग्रोइंग होते हैं, मॉस तेज ग्रो करते हैं। तो धीमे धीमे कंपटीशन हुआ तो लाइकेन खत्म होने लगे, अब मॉस की कॉलोनी बनेगी। अब मॉस के बाद फिर ग्रासेस आ गई, ग्रासेस दे ग्रो मोर इफेक्टिवली, दे टेक न्यूट्रिएंट मोर इफेक्टिवली, तो मॉसेस को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। ऐसे करके लगातार कम्युनिटी एक दूसरे को रिप्लेस करती हुई आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये जो सीक्वेंस है कि पहले लाइकेन्स थे, फिर मॉसेस आए, फिर ग्रासेस आए, फिर स्मॉल ट्री आए, तो ये पूरा सीक्वेंस जो है उसको बोलते हैं हम सीरियल। हर एक कम्युनिटी को हम सीरियल कम्युनिटी बोलते हैं, इस सीक्वेंस को हम शेयर बोलते हैं, शेयर कहते हैं। ठीक है, the entire sequence of the communities that successively change in a given area is called share। के तो शेयर का मतलब क्या होता है बेटा कि ये क्रम है कि जिसे मैंने कहा ना कि एक के बाद पहले लाइकेन थे, फिर मॉस थे, फिर स्मॉल प्लांट थे, बड़े प्लांट के, तो ऐसे जो भी सीक्वेंस की बात किया हमने वो शेयर है। और हर एक जो कम्युनिटी एक दिए गए टाइम में वहां प्रेजेंट थी वो कहलाती है सीरियल कम्युनिटी, उसे बोलते हैं हम सीरियल कम्युनिटी, उसे हम सीरियल कम्युनिटी कहते हैं। याद रखना, सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले लाइकेन आया, तो लाइकेन हो गया पायोनियर कम्युनिटी। कहीं पर भी जीवन की शुरुआत करने वाली होगी पायोनियर कम्युनिटी के। जैसे कोई झील है, उस झील में जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं दे आर दी पायोनियर कम्युनिटी। ठीक है, यहां पे लाइकेन पायोनियर कम्युनिटी, तो पायोनियर कम्युनिटी जीवन की शुरुआत करेगा। इसके बाद एक के बाद एक समय के साथ साथ कई सारी कम्युनिटी आएंगी और तब तक ये परिवर्तन होते रहेंगे जब तक कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक ना पहुंच जाए, जब तक कि लास्ट कम्युनिटी तक ना पहुंच जाए। तो बीच वाली जितनी कम्युनिटी उनको हम सीरियल कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, द इंडिविजुअल्स ट्रांजिशनल कम्युनिटी, द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आर टर्म्ड एज सीरियल स्टेज और सीरियल कम्युनिटी के। देखिए एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि जो एक के बाद कम्युनिटी आती है, जिन कम्युनिटी के अंदर परिवर्तन होते हैं, जिनको रिप्लेस कर दिया जाता है एक क्रम में, उन्हें हम सीरियल कम्युनिटी कहते हैं या सीरियल स्टेज कहते हैं। In the successive serial stage, there is a change in the diversity of species of the organism, increase in the number of the species and organisms as well as the increase in total biomass। मैंने कहा ना, इन परिवर्तनों के साथ साथ जब भी एक नई कम्युनिटी वहां पर आकर रहेगी, वो पहले वाली कम्युनिटी से अधिक बायोमास को क्रिएट करेगी, अधिक ऑर्गेनिक कंपोनेंट को क्रिएट करेगी और अधिक इफिशिएंट होगी, तो इसीलिए वो वहां पे सर्वाइव कर पाएगी। ठीक है, तो जो परिवर्तन होते हैं वो धीमे धीमे बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने वाले होते हैं, बायोमास को बढ़ाने वाले परिवर्तन होते हैं। ठीक है, द प्रेजेंट डे कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड हैव come to become of succession that has occurred over millions of years since the life started on the earth। के जब से जीवन की शुरुआत धरती पर हुआ है तब से धीमे धीमे ये परिवर्तन होते चले गए, और आज आपको जो कुछ भी दिखाई पड़ती है, जो भी प्रेजेंट डे कम्युनिटी दिखाई पड़ती है, वे मिलियंस ऑफ ईयर्स ने कई लाखों वर्षों का परिणाम है उनके। इसीलिए जब कभी आप एक जंगल, एक फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं ना, मान लो हमने सोचा कि चलो एक जंगल, एक हमारे एक परिचित हैं, आपको मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, हमारे परिचित हैं,
फ्रेंड सर्कल में से एक हैं, तो उन्होंने एक बार क्या किया, उन्होंने जो है भोपाल के आसपास की बात है, उन्होंने एक जगह खरीदी। वहां पे उन्होंने कहा कि हमने एक पहाड़ खरीदा है। तो हमने कहा पहाड़ कैसे मिल गया? उन्होंने कहा नहीं साहब, एक जमीन थी उसमें पहाड़ था, तो वो पहाड़ की रजिस्ट्री में हमारे नाम हो गई, और उस पहाड़ में काफी पेड़ लगे हुए हैं। तो मैंने कहा क्या करोगे? उन्होंने कहा कुछ नहीं, हम पेड़ काट के पेड़ बेच देंगे, और उस पहाड़ को हम जो है वो तोड़ के उसकी मिट्टी मिट्टी का फर्सी निकलता है, कुछ निकलता है, वो हम जो है वो बेच देंगे उसको के। हमने बात कर लिया, लाइसेंस वाइसेंस लगता वो भी ले लिया हमने। मैं 2 मिनट के लिए मैं उनकी बात वो बड़े गर्व से बता रहे थे, तो मुझे लेकिन मन में थोड़ा जो है अच्छा नहीं लगा। और मैं यदि बोलता उनसे कि तुम गलत कर रहे हो, तो बोलते कि डॉक्टर साहब तो चिढ़ रहे, डॉक्टर साहब को तो जलन हो रही कि हमने पहाड़ खरीद लिया। वो नहीं बोलते कि मैं पहाड़ खरीद के उस पहाड़ पे एक फार्म हाउस बनाऊंगा, वहां पे जानवर रखूंगा और उसके बाद मैं सहज के रखूंगा उसको, नेचुरल ब्यूटी है वो, तो मुझे बहुत खुशी मिलती। उन्होंने बोला पहाड़ को काट देंगे, इसके पेड़ काट के बेच देंगे, इस पहाड़ को तोड़ देंगे। तो एक्चुअली में वो पहाड़ बना कैसे? क्या वो तोड़ने के बाद उस चीज को दोबारा क्रिएट कर पाएंगे? जो बड़े बड़े पेड़ वहां लगे, क्या दोबारा बना पाएंगे उनको? वो नहीं बना पाएंगे। ये जो जमीन खरीदी और बेची है ना, ये इंसान ने खुद के अपने हित से, प्रकृति को नहीं मालूम था कि कोई आदमी प्रकृति को भी बेच देगा। मतलब प्रकृति तो प्रकृति मां है, कैसे बेच देगा आदमी? लेकिन आदमी ने तो सीमाएं बना ली। उसने कहा भैया ये तेरा खेत, ये मेरा खेत, बेचेंगे हम तो। देखिए, यदि आप प्रकृति के नजरिए से देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ गलत हो रहा है। फॉरेस्ट को हमको सहजना होगा, क्योंकि फॉरेस्ट जो होते हैं वो कई 100 वर्षों की प्रकृति की कोई लगाया नहीं है। आप लगा के देख लीजिए 10-15 पेड़, ध्यान रखिए उनका उतना बड़ा पेड़ बनाने के लिए आपको लगेगा इतना बड़ा पेड़ बनाने में हम जो है वो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो बड़ा पेड़ उसको काट देना, नष्ट कर देना, कहाँ की बुद्धिमानी है? ठीक है, चलिए वापस लौट के अपने मुद्दे पाते हैं। एक्चुअली सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वुड हैव बीन पैरेलल प्रोसेस एट द टाइम के। तो असल में जिसको हम जो है वो जूलॉजी में जैव विकास बोल रहे हैं, उसको हम इवोल्यूशन बोल रहे हैं, वही यहां पर बॉटनी के अंदर क्या है, सक्सेशन के रूप में आ रहा है। क्योंकि यदि प्लांट कम्युनिटी का विकास नहीं होगा तो वहां पर एनिमल भी नहीं रह पाएंगे। क्योंकि क्या कारण है कि डेजर्ट में आपको जो बेयर रॉक में बायोडाइवर्सिटी नहीं मिल रहा था, ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट में खूब सारा बायोडाइवर्सिटी मिल रहा है आपको। ठीक है, तो मतलब इवोल्यूशन भी हैंड इन हैंड है, जो सक्सेशन है और इवोल्यूशन है वो साथ साथ पैरेलल चल रहा होता है। Succession is hence a process that start where no living organisms are there. कोई जीवित जीव नहीं होता, वहां से शुरुआत होती है प्रोसेस की। This could be areas where no living organisms ever exist, say bare rock, से निर्जन चट्टान है, ठीक है, और in area somehow lost the all living organisms that existed there, ठीक है। मान लो कोई एरिया है, वहां पे आग लग गया ना, सब कुछ नष्ट हो गया, अब वहां पे फिर जीवन शुरू होगा। यदि एक निर्जन चट्टान में जीवन की शुरुआत होगी तो वो प्राइमरी सक्सेशन कहलाएगा, क्योंकि वहां पर जीवन कभी था ही नहीं, वहां पर जीवन पहले कभी था ही नहीं, वहां पर जीवन की शुरुआत होगी, उसे प्राइमरी सक्सेशन बोलेंगे। ठीक है, और जहां पर पहले जीवन था किसी कारण से नष्ट हो गया, अब वहां पर दोबारा शुरुआत होगी, उसे सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे हम। ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन और कहां होता है, वो नए बने लावा, न्यूली कूल्ड लावा, लावा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, लावा बाहर निकला, लावा से एक नई जमीन बन गई, अब वहां पे चट्टाने बन गई हैं, अब वहां पे जीवन की शुरुआत होगी पहली बार। ठीक है, बेयर रॉक निर्जन चट्टान में होगा। कोई आपने गड्ढा, आपने सोचिए, आपने कुछ नहीं किया, आपने खेत में बड़ा सा गड्ढा खोद दिया, आपने कई फीट गहरा गड्ढा खोद दिया आपने, और आपने एक तालाब बनाया, आपने एक पानी भर दिया, तालाब बनाया आपने। अब उस तालाब में कुछ नहीं था, आपने तो गड्ढा, अब धीमे धीमे वहां पे एल्गी बनना शुरू होगी, धीमे धीमे जीवन की वहां पर भी शुरुआत होगी। तो न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वॉयर। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी जनरली स्लो, के ये जो प्राइमरी सेक्शन होता है वो धीमे धीमे होता है, स्लो होता है, क्योंकि वहां पे पहले से ऑर्गेनिक कंपोनेंट अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। बिफोर ए बायोटिक कम्युनिटी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म कैन बिकम एस्टेब्लिश्ड देयर मस्ट बी सॉइल। के अब देखिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि कुछ ना कुछ सॉइल वहां पर बनना चाहिए, जिससे कि वहां पे दूसरे ऑर्गेनिज्म आके रहने लगे। के तो अब ये सॉइल का जो फॉर्मेशन है एक निर्जन चट्टान पे, इसको कुछ वर्ष लग सकते हैं, कुछ 100 वर्ष लग सकते हैं, कुछ 1000 वर्ष लग सकते हैं। क्यों? क्लाइमेटिक कंडीशन, वहां की टोपोग्राफिक कंडीशन, वो सब भी महत्व रखाती है ना। तो वो धीमे धीमे यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपोनेंट इकट्ठा होगा, तो उससे वो जीवन आगे बढ़ेगा। डिपेंडिंग मोस्टली ऑन क्लाइमेट, के इट टेक्स नेचुरल प्रोसेस सेवरल हंड्रेड्स टू सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू प्रोड्यूस फर्टाइल सॉइल ऑन बेयर रॉक। के एक निर्जन चट्टान में जो फर्टाइल सॉइल बनती है, उसे बनने में कई 100 वर्षों से लेके कई 1000 वर्ष का वक्त लग सकता है। ये डिपेंड करता है वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। ठीक है, देखिए आप ना, तो नाउ
हम देख रहे हैं स्टेजेस ऑफ प्लांट सक्सेशन के। हमने कहा सबसे पहले यहाँ पे लाइकेन मॉसेस आए, उसके बाद जो है वो ग्रासेस आए, फर्न आए, देन दे हर्बेशियस प्लांट, शर्ब एंड द फाइनली क्लाइमेक्स स्टेज के। और ये सब कुछ समय के साथ टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्शन की यदि हम बात करते हैं बेटा, तो ये वो एरिया होते हैं जहां पर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज पहले कभी प्रेजेंट थी लेकिन वो डिस्ट्रॉयड हो गई हैं। मान लो कोई फॉरेस्ट में आग लग गया है, कोई ज्वालामुखी विस्फोट वहां पे हुआ था, ठीक है। देखो ज्वालामुखी विस्फोट होगा ना, वॉल्केनिक इरप्शन होगा ना, तो वहां पे नया लावा आ गया तो वो प्राइमरी सेक्शन की जगह बन गई। लेकिन भूकंप आ गया, हमने कहा अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड हुआ और उससे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गई फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया, के जंगल काट दिया आपने फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया, अब वहां पे जीवन दोबारा शुरू होना है, ठीक है। तो इसे हमने कहा कि जो खेत के मैदान है, आपने क्या किया, खेती के लिए जब जमीन आपने तैयार की, और जब आपने खेती के लिए जमीन तैयार की, आपने एग्रीकल्चर के लिए अपने लैंड को तैयार किया, आपने फॉरेस्ट काट दिया और आपने खेती को फिर बाद में आपने क्या किया, खेती किया कुछ दिन तक और फिर आप जगह छोड़ के चले गए। आदिवासी कम्युनिटी जनरली ऐसा करती है, ट्राइबल कम्युनिटी जनरली ऐसा करती है और इसे बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूमिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन बोलते हैं इसको हम, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। ये जहां पे जाते हैं वहां पे पहले खेत तैयार, जंगल काटते हैं, खेत तैयार करते हैं और कुछ सालों तक खेती करते हैं, फिर जगह छोड़ के कहीं और निकल जाते हैं। तो वो जो एबंडेंट फार्म लैंड है उसमें फिर धीमे धीमे जीवन फिर शुरू होता है। तो सरकार ने कहा कि भाई झूमिंग कल्टीवेशन से, शिफ्टिंग कल्टीवेशन से बड़ा नुकसान होता है फॉरेस्ट को, तो गवर्नमेंट ने आदिवासियों को पक्के घर बना के देना शुरू कर दिए ताकि वो उसके घर, उसके कारण वहां पे रहने लगे, वो जगह छोड़कर ना जाए। वो भाई जो आपने काट लिया, अब उसमें आप खेती करो, आगे जंगल मत काटो, ठीक है। चूंकि यहां पे कुछ सॉइल, कुछ सेडिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, इसलिए सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो तेज गति से होता है एज कंपेयर टू द प्राइमरी सक्सेशन, क्योंकि पहले से यहां पे कुछ ना कुछ सॉइल प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोलॉजिकल सेक्शन यूजुअली फोकसेस ऑन द चेंजेस ऑफ वेजिटेशन। अब देखिए बड़ी मजे की बात यह है कि वाई वी आर फोकसिंग ओनली ऑन वेजिटेशन, कारण यह है कि प्रोड्यूसर इज ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोसिस्टम, और प्रोड्यूसर जिस प्रकार का होगा उसके ऊपर ही उसके ऊपर कंज्यूमर डिपेंड करेंगे। इसलिए एनिमल कम्युनिटीज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन दी प्लांट कम्युनिटीज आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्लियर, ठीक है। However, these vegetable changes in turn affect the food and shelter for various type of animal, ठीक है। Thus, as succession proceed, the number and type of animals and decomposer also change। के क्या सिंपल सी बात के कि सक्सेशन जो है वो जैसे से बदलेगा ना, वैसे वैसे प्लांट कम्युनिटी चेंज होगी, तो उससे एनिमल का टाइप भी बदल जाएगा यहाँ पे, डिकम्पोजर का टाइप भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हमारे इकोलॉजी में जो फिगर 14.5 को बेटा बड़े ध्यान से देखिएगा, और इसमें जो सीक्वेंस दे रखा है वो ध्यान देखिएगा आप, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा इसके, एनसीईआरटी में का कोई भी इमेज मिस नहीं करना उठ के। सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले एक झील थी, हमने यहां पे झील की बात की, याद रखिए जब कभी हम जो है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन की शुरुआत हम एक झील से, वाटर बॉडी से करते हैं, इसको हम हाइड्रो शेयर बोलते हैं, वाटर बॉडी से बोलते हैं, इसको हम हाइड्रो शेयर कहते हैं इसे हम, ठीक है। और चट्टान से करते हैं हम, बेयर रॉक से करते हैं उसे हम जीरो शेयर कहते हैं, बेयर रॉक जीरो शेयर, वाटर बॉडी हाइड्रो शेयर के। तो सबसे पहले वहां पे वाटर बॉडी में फाइटोप्लैंक्टॉन्स आए, नंबर 1 फाइटोप्लैंक्टॉन्स आए, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स ने वहां पे ग्रो किया और धीमे धीमे वहां पे ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्रिएट किया, और उसके बाद वहां पे धीमे धीमे क्या हुआ, उसके बाद फाइटोप्लैंक्टॉन ने ऐसी दशा बनाई उन्होंने कि उसके बाद वहां पे क्या बन गए, उसके बाद वहां पे आगे बेटा सबमर्ज, वहां पे सबमर्ज जो है वो प्लांट स्टेज आगे के, सबमर्ज प्लांट स्टेज वहां पर आ गया, ये नंबर 2, ठीक है। अब ये डायग्राम क्या है बेटा, ऊपर नीचे थोड़ा आगे पीछे डायग्राम, तो मैंने इसको 2 हिस्सों में बांट के, चूंकि स्क्रीन पे आ नहीं रहा था इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में दिखाने के लिए मैंने इसको डिवाइड किया। तो अब जो मैं नंबरिंग दे रहा हूं उसको ध्यान से देखना आपके, 1 नंबर है फाइटोप्लैंक्टन, 2 नंबर है सबमर्ज प्लांट स्टेज, 3 नंबर है सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज। आप ये डायग्राम जो है अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हैं बेटा आराम से, तो सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, और इसके बाद क्या बना बेटा, इसके बाद बना ये रीड स्वाम्प स्टेज बना, यहाँ पे देख रहे हैं आपके। देखो धीमे धीमे झील में क्या हो रहा है, पहले फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर प्रेजेंट है, फिर पानी में डूबे हुए प्लांट नीचे से बनना शुरू हुए, उसके बाद फिर कुछ प्लांट ऊपर आए और कुछ नीचे प्लांट आए यहाँ पे, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं रीड स्वाम्प स्टेज में आप देख रहे हैं कि प्लांट जो है तली से निकले प्लांट और थोड़ा बाहर निकल करके, फिर उसके बाद आया अपना मार्स मेड्यू स्टेज, नंबर 5 मार्स मेड्यू स्टेज, ठीक है, देख रहे हैं आप, है ना, मार्स मेड्यू स्टेज देख रहे हैं आप, ठीक है। मार्स मेड्यू स्टेज जो है उसमें क्या हुआ, उसमें प्लांट थोड़े से और बढ़ गए, देन कहां पे आए हम, देन हम आ गए स्क्रब स्टेज के, नंबर 6 स्क्रब स्टेज पे हम आ गए, ठीक है। नंबर 7 आ गए हम
ट्रॉपिक आगे फॉरेस्ट में के, मतलब एक झील थी किसी जमाने में, केवल फाइटोप्लैंक्टन्स थे उसमें, और आज वहां पे फॉरेस्ट बन गया है। कैसे बना? एक के बाद एक परिवर्तन होते चले गए। यानी पहले फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो किए, तो सबमर्ज प्लांट कुछ पौधे ऐसे आए वहां पे ऑर्गेनिक कंपोनेंट बनने से, जो कि फाइटोप्लैंक्टन के मरने पे यहाँ पे धीमे धीमे क्या हुआ कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट तली में बॉटम में इकट्ठा हुआ, सबमर्ज प्लांट वहां पर बने। फिर सबमर्ज प्लांट ने और ऑर्गेनिक कंपोनेंट को बढ़ाया, तो अब वहां पे सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग यानी ऊपर तैरने वाले कुछ सबमर्ज प्लांट आ गए, वहां पे कुछ प्लांट ऐसे ऊपर तैरने वाले आ गए। देन उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे जो है वो ऐसे प्लांट आ गए जो 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 वाटर बॉडी के बॉटम से लेके ऊपर तक निकले हुए थे। रीड स्वैम्प स्टेज आ गया, देन मार्स मेड्यू स्टेज आ गया, देन स्क्रब फॉरेस्ट बने यहाँ पे, और फाइनली फॉरेस्ट बन गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम जो है डिटेल में आके बात करते हैं कि प्राइमरी सेक्शन में क्या स्टेप्स होती हैं के, व्हाट आर दी स्टेप के। तो याद रखिए प्राइमरी सेक्शन में कुछ स्टेप होती है। सबसे पहले होता है न्यूडेशन, इट मींस द फॉर्मेशन ऑफ ए एरिया के, एक एरिया का बनना जहां पर कि जीवन की शुरुआत होगी। फिर होता है इन्वेजन, बाहर से कुछ स्पोर वहां पे आते हैं, ठीक है, जो ग्रो करते हैं। फिर होता है कंपटीशन, और उन स्पोर के ग्रो करने पर वहां पे धीमे धीमे प्लांट बॉडी बढ़ने लगते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बढ़ने लगते हैं, उनके बीच कंपटीशन होता है, और उस कंपटीशन का फिर रिएक्शन आता है सामने। कई सारे जीवों के मरने पे यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपोनेंट बढ़ जाता है यहाँ पे, ठीक है, और फिर नए ऑर्गेनिज्म और आते हैं यहाँ पे। फिर होता है फाइनली स्टेबलाइजेशन, क्लाइमेक्स। ठीक है, तो मतलब न्यूडेशन, इन्वेशन, कंपटीशन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन के ना, ये इसके स्टेप होते हैं। देखिए सबसे पहले न्यूडेशन, डेवलपमेंट ऑफ द बेयर एरिया विदाउट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ, कोई जीवन नहीं है उस एरिया का पहले बनना जरूरी है। और ये टोपोग्राफिक कोई भौगोलिक घटना से हो सकता है, क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकता है, बायोटिक इवेंट के कारण ये हो सकता है। भाई किसी जंगल को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, वो बायोटिक इवेंट में शामिल हो गया के। क्लाइमेटिक कंडीशन थी कि जंगल में आग लग गया नेचुरली, वो खत्म हो गया के। टोपोग्राफिक कंडीशन की लैंडस्लाइड हुआ यहाँ पे, या ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, उससे नया एरिया बन गया है। ठीक है, फिर इन्वेजन, सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्पीसीज इन ए वेयर एरिया के, बाहर से एक प्रजाति आती है और वो वहां पे एक निर्जन क्षेत्र में अपने आप को बसा लेती है। और इसमें क्या होता है बेटा, इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व होती है। माइग्रेशन, कि बाहर से प्रजाति का वहां पहुंचना और अपने आप को एस्टेब्लिश करना, इकेसिस मतलब अपने आप को एस्टेब्लिश करना, और फिर अपनी संख्या को बढ़ाना, उसे बोलते हैं हम एग्रीगेशन कहते हैं। फिर आते हैं कंपटीशन एंड कोएक्शन के, अब बड़ी संख्या में जो इंडिविजुअल स्पीसीज है वो एक लिमिटेड प्लेस में ग्रो कर रही होती है, उनके बीच में स्पेस के लिए, न्यूट्रिशन के लिए तगड़ा कंपटीशन होता है, और उस कंपटीशन में वो एक दूसरे को सीवियरली अफेक्ट करती है, इसे हम कोएक्शन कहते हैं। और कई सारी प्रजातियां, जो कई सारे मेंबर जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो मरने लगते हैं, और मरने का भी एक फायदा होता है, वहां पर ऑर्गेनिक कंपोनेंट बढ़ जाता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देन रिएक्शन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। यहां पे क्या होता है कि चूंकि कई सारे वहां पे ऑर्गेनिज्म आए, उन्होंने ग्रो किया, वहां पे सॉइल का फॉर्मेशन करने में रोल प्ले किया, तो उससे वहां की जो लोकल कंडीशन है, जो लोकल सॉइल कंडीशन है, इन्वायरमेंटल कंडीशन, उस पर भी अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम रिएक्शन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। देखिए ध्यान सुनिएगा, द मैकेनिज्म ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द इन्वायरमेंट के, जो पर्यावरण है उसमें रूपांतरण करने की प्रक्रिया जो कैसे होती है, थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन इट, जो कि जीवित जीवों के प्रभाव में होकर होती है, उसे रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि सॉइल में मिट्टी बनी वहां पे, और मिट्टी बनने पर, पौधे के लगने पर वहां पे ट्रांसपिरेशन भी, वहां पे वाटर भी, यहाँ बॉडी भी, वहां पे पानी भी, मिट्टी में देखो चट्टान पे पानी रुकेगा नहीं, मिट्टी में पानी रुकेगा, वाटर भी वहां पे होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई, पानी भी रहने लगा वहां पे। और प्लांट के बढ़ने से यहाँ पे लाइट कंडीशन भी जो है कम होने लगा। वहां पे कई प्लांट ऐसे जो उस लाइट कंडीशन में ग्रो कर रहे होते हैं, इनके टेम्परेचर, चूंकि प्लांट है वो ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं, तो वहां पे टेम्परेचर में भी कमी आने लगी। धीमे धीमे जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो भी अफेक्ट होने लगी है। ठीक है, देन एक के बाद नई नई कम्युनिटी का इन्वेजन होगा, वहां पर आएंगी, आप एक दूसरे को रिप्लेस करेंगी, तो जो एक के बाद जो कम्युनिटी आती है हम सीरियल कम्युनिटी कहते हैं, और ये एक दूसरे को रिप्लेस करती है। और ये पूरा का पूरा सीक्वेंस कहलाता है, शेयर कहलाता है। याद रखिए, कहीं पर भी जो पहली प्रजाति ग्रो करती है उसे हम पायोनियर बोलते हैं, उसके बाद कई सारी सेवरल जो है वो सीरियल कम्युनिटी आती है, और लास्ट में आती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है ना, मतलब कहीं पर भी, जहां कहीं भी बेटा सक्सेशन होगा, अनुक्रमण होगा, एक के बाद एक परिवर्तन होंगे, तो जब सबसे पहले आया वो पायोनियर, और सबसे आखिर में जो टिक कर रह गया लंबे समय तक रहेगा वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी, बीच में जितने आए वो सीरियल कम्युनिटी। ठीक है, लास्ट स्टेप होती है स्टेबलाइजेशन ऑफ क्लाइमेक्स के। क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है वो फाइनल कम्युनिटी होती है, जो एक एरिया में लंबे समय तक रहती है, अपने आप को स्टेबलाइज करके लंबे समय तक वहां पर रहती है। ठीक है, अब एनसीईआरटी क्या लिखता है, at any time during primary or secondary section
नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंसेस, जैसे कि जंगल में आग का लगना हुआ, फॉरेस्ट को काट देना हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ, ये कैन कन्वर्ट ए पर्टिकुलर सीरियल स्टेज ऑफ सक्सेशन टू अर्लियर स्टेज के। आपने जंगल काट दिया, आग लग गई, तो अब ये कम्युनिटी वापस पिछली दिशा में लौटाई हो। मतलब जो पहले के ने, अब क्या हुआ कि कहां वो आगे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन आपके डैमेज करने पर, जंगल काट देने पर या जंगल में आग लगने पर कम्युनिटी वापस से रीसेट हो गई, वो फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है। ऑल्सो सच डिस्टर्बेंसेस क्रिएट न्यू कंडीशन दैट इंकरेज सम स्पीसीज एंड डिस्करेज दी और लिमिट अदर स्पीसीज के। आपने क्या किया, आपने जो फॉरेस्ट है उस फॉरेस्ट में आपने कुछ नए तरह के प्लांट लगाए आपने के, या आपने कुछ इस प्रकार कंडीशन क्रिएट किया आपने, जिस कंडीशन के चलते यहां पर जो है वो जो नेचुरल जो कम्युनिटी बननी थी उसके अंदर जो है वो स्पीसीज कंपोजिशन चेंज हो गया। और वो जो स्पीसीज कंपोजिशन चेंज हुआ, उसके चेंज होने पर क्या हुआ, कुछ जीव वहां पे ग्रो करेंगे, बाकी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप देखिए सिंपल सी बात ये है कि यदि आपने कोई ऐसी स्पीसीज जो नेचुरली वहां प्रेजेंट नहीं थी, आपने कहीं और से लाके वहां छोड़ दिया आपने, तो वो तेजी से ग्रो करेगी स्पीसीज, उसके लिए तो फायदा हो गया, लेकिन उसके कॉम्पिटिशन बाकी दूसरी स्पीसीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही होंगी, उनको नुकसान हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं हम, चूंकि सक्सेशन में, अनुक्रमण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लांट सक्सेशन, क्योंकि इसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हैबिटेट, आवास की प्रकृति के आधार पर यह वाटर बॉडी है या एक ड्राई एरिया के, सक्सेशन को हम जो है वो दो हिस्सों में बांट सकते हैं। वाटर बॉडी में शुरू होगा तो उसे हम हाइड्राटार्क बोलेंगे, और जो है जो हम बोलते हैं कि जो निर्जन स्थान पे होगा उसे हम जिराक बोलते हैं हमके, तो इसको हम हाइड्रोशेयर भी कहते हैं और जीरोशेयर भी कहते हैं इसको हमके, या हाइडार्क भी बोलते हैं इसको और जिराक भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है। हाइडार्क सक्सेशन या हम हाइड्रोशेयर बोले इसको, टेक्स प्लेस इन वेटर एरिया, नम क्षेत्रों में होता है ये। द सक्सेशनल सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू दी म्यूजिक कंडीशन के। हाइड्रिक कंडीशन का मतलब है बेटा वाटर बॉडी, ठीक है, और म्यूजिक का मतलब होता है बेटा ऐसी कंडीशन जहां पर वेल एस्टेब्लिश मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा और एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहां पे ग्रो करेगी। ठीक है। तो हाइडार्क सेक्शन में क्या होता है कि जो परिवर्तन होंगे वो ऐसे होंगे बेटा कि हाइड्रिक कंडीशन जहां पे अधिक नमी है, वाटर प्रेजेंट है अधिक, वेट कंडीशन है, वहां से वो म्यूजिक कंडीशन की ओर आएगा। इकोलॉजी में म्यूजिक हैबिटेट जो होता है वो एक इस तरह का आवास होता है जहां पर बैलेंस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर की, यहाँ पे बैलेंस सप्लाई होती है या मॉडरेट सप्लाई होती है। अधिक मॉइस्चर वहां पे नहीं होता है और कम मॉइस्चर भी नहीं होता है, वो बैलेंस कंडीशन होती है। ठीक है। जिराक सेक्शन जो है वो कहां होता है, वो ड्राई एरिया शुरू होता है और प्रोग्रेस करता है ये म्यूजिक कंडीशन के। मतलब फाइनल डेस्टिनेशन ये है, चाहे आप बात करें हमने कहा आपसे कि हाइड्रिक कंडीशन हो तो ये कहां आएगी, ये म्यूजिक की ओर आएगी के, और यदि ज़ेरिक कंडीशन हो तो भी ये म्यूजिक की ओर आएगी के। मतलब फाइनली जो है जाना किस दिशा में, जाना है म्यूजिक की दिशा में के। बैलेंस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, याद रखिए कि ये प्रकृति का से हमको सीखने मिला है कि संतुलन जिंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि आप एक्सट्रीमिस्ट है कहीं पर भी तो सक्सेसफुल नहीं है आपके। याद रखिए कि जिंदगी में जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है संतुलन का होना। ठीक है। किसी भी चीज को आप करते हो तो हमेशा आप यदि संतुलन में हैं तो आप फायदे में हैं, यदि आप संतुलन में नहीं, आप एक्सट्रीम एंड पर हैं तो आप नुकसान में हैं। ठीक है। तो क्या लिखा इसमें, हेंस बोथ हाइडार्क और जिराक सक्सेशन लीड टू द मीडियम वाटर कंडीशन के, चाहे वाटर बॉडी हो चाहे बेयर रॉक हो, फाइनल डेस्टिनेशन ये होता है कि वो मीडियम वाटर कंडीशन की ओर आगे बढ़े, म्यूजिक कंडीशन की ओर वो आगे बढ़े के। तो मतलब जीरिक मतलब ड्राई, हाइड्रिक मतलब टू वेट, दोनों कंडीशन बेहतर नहीं होती है, म्यूजिक कंडीशन इज ऑलवेज बेटर। ठीक है। द स्पीसीज दैट इन्वेड ए वेरी एरिया आर कॉल्ड द पायनियर स्पीसीज, और ये जनरली क्या होती है, लाइकेंस होते हैं, चट्टानों पे ग्रो करते हैं के, और चट्टानों पे ग्रो करके ये एसिड सिक्रेट करते हैं। चट्टानों के ऊपर की सरफेस जो है धीमे धीमे इस एसिड की रिएक्शन से ब्रेक होने लगती है और वहां पे जो है वो मिनरल्स पार्टिकल इकट्ठे होते हैं और लाइकेन के मरने पर ऑर्गेनिक मैटर बनता है और धीमे धीमे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। दिस लेटर पेव वे टू सम वेरी स्मॉल, मैंने आपसे कहा ना, जैसे ही वहां पे जो है वो सॉइल बनेगा ब्रायोफाइट आके ग्रो करेगा और वो वहां पे क्या करेगा, सॉइल को अच्छे से पकड़ लेगा और ग्रो करेगा, और फाइनली इसके मरने पे यहाँ पे और अधिक सॉइल बनेगी तो धीमे धीमे बड़े प्लांट वहां पर आने लगेंगे और फाइनली एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहां पर बन जाएगी। ठीक है ना। क्या लिखा है, दिस लेटर पेव वे
टू सम वेरी स्मॉल प्लांट, ब्रायोफाइटा के लिए रास्ता तैयार करेगा इनके, और ये धीमे धीमे क्या करेगा बेटा, छोटे जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल को या होल्ड करेगा, फिर धीमे धीमे बड़े प्लांट वहां पे आएंगे, और फाइनली क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहाँ पे लग जाएगा। क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है वो लंबे समय तक इन्वायरमेंट के साथ रहती है, इन्वायरमेंट के साथ में वो जो अनचेंज रहती है, एंड चूंकि इसके क्लाइमेक्स कम्युनिटी की खास बात ये होती है कि ये अपने आप को अडॉप्ट कर लेती है बदलते इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। विद टाइम द जीरोफिटिक हैबिटेट गेट कन्वर्ट इनटू मीसोफिटिक, बन के समय के साथ साथ जीरोफिटिक हैबिटेट मीसोफिटिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर वाटर बॉडी की बात करें हम यहाँ पे, तो शुरुआत पायनियर कम्युनिटी क्या होते हैं, स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। फाइनली क्या होता है, दे आर रिप्लेस्ड बाय टाइम बाय द रूटेड सबमर्ज प्लांट। सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन जो है ग्रो करेंगे, और ये क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपोनेंट बनाएंगे, और ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट झील के तबके या तालाब के निचले हिस्से में जमा होगा, वहां पे फिर धीमे धीमे रूटेड सबमर्ज प्लांट ग्रो करना शुरू करेंगे सॉइल बनने पे के, और फिर धीमे धीमे क्या होगा कि रूटेड फ्लोटिंग प्लांट आएंगे, फिर फ्री फ्लोटिंग प्लांट आएंगे, रीड स्वाम प्लांट आएंगे, मार्स मेड्यू आएंगे, स्क्रब फॉरेस्ट आएंगे, दंडित ट्री आएंगे, जो हमको एनसीईआरटी की इमेज में दिखाया गया हुआ होगा, ठीक है। फाइनली क्लाइमेक्स कम्युनिटी जाएगा के। तो इसका मतलब ये कि समय के साथ साथ हर वाटर बॉडी, हर झील, हर तालाब को एक दिन फॉरेस्ट बन जाना है, ठीक है, जमीन में कन्वर्ट हो जाएगा वो एक दिन, ठीक है। इन सेकेंडरी सेक्शन द स्पीसीज दैट इन्वेट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द सॉइल के। अब सेकेंडरी सेक्शन में क्या हुआ कि पहले से जीवन कहीं प्रेजेंट था लेकिन किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो गया, अब वहां पे दोबारा शुरुआत होगी के। अब डिपेंड करता है कितनी वाटर की वहां अवेलेबिलिटी है, क्या सॉइल की कंडीशन है, क्या इन्वायरमेंटल कंडीशन वहां पर है, उस पर डिपेंड करता है कि शुरुआत किससे हो। जरूरी नहीं कि वहां पर लाइकेन से शुरुआत हो, यदि कहीं फॉरेस्ट में आग लगी है और आग बुझ गया, आप सब कुछ ठीक है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट प्रेजेंट है, अब हो सकता है वहां पे सीधा जो है वो शुरुआत जिम्नोस्पर्म से हो, डेथ में भी पॉसिबल। टेरिडोफाइटा फर्न है, वो पहली बार ग्रो, जमीन के अंदर होता है फर्न का अंडरग्राउंड स्टेम होता है, वो ग्रो करना शुरू कर दे, तो शुरुआत बीच में से कहीं से हो सकती है, डिपेंड करता है वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन, वहां की सॉइल कंडीशन, वहां की वाटर अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। Since soil is already there, the rate of suction is much faster and hence the climax is reached more quickly, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सॉइल होती है इसलिए सक्शन का दर तेज होता है, और फाइनली क्लाइमेक्स तक तेजी से हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्शन इज वेरी स्लो प्रोसेस टेकिंग मे बी थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द क्लाइमेक्स टू बी रीच्ड के। प्राइमरी सेक्शन बहुत धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है और थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, समटाइम्स जो है वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर से लेके थाउजेंड्स ऑफ ईयर यहां पर लग सकते हैं इनके। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज टू अंडरस्टैंड दैट ऑल सक्शन वेदर टेकिंग प्लेस इन वाटर और लैंड प्रोसीड टू ए सिमिलर क्लाइमेक्स कम्युनिटी, मैजिक कम्युनिटी के। याद रखिए, चाहे कहीं से भी कुछ भी हो, फाइनली क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचेंगे, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज ऑलवेज संतुलन है जिंदगी का। म्यूजिक कम्युनिटी, मीसोफिटिक फॉरेस्ट होते हैं यहां पे, वो आपको प्लांट यहां पे देखने मिलेंगे, ठीक है। अब ये तो बात की हमने किसके बारे में, ये तो हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की यहां पे किसके बारे में, कि जीवन जो है वो कैसे आगे बढ़ता है, सक्सेशन जो है वो किस प्रकार से होता है। अब एक लास्ट बात और करेंगे यहां पे, हम वो बात करेंगे हम व्हाट आर द कीस्टोन स्पीसीज। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है इसके बारे में, बट यू शुड नो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन नीट एग्जामिनेशन के, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से के। कभी कभी क्या होता है बेटा, कोई भी इकोसिस्टम में जो होता है कुछ ऐसी कम्युनिटी स्पीसीज होती है, कुछ ऐसी कम्युनिटी होती है जो वहां पर एक कीस्टोन के साथ होती है के, मतलब वहां की सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज होती है। यदि उन स्पीसीज को आपने वहां से हटा दिया तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। और ये इसका मतलब ये नहीं कि ये बड़ी संख्या में होती है, दे मे बी लिमिटेड इन नंबर, ये संख्या में कम होती है, बट दे हैव ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन द इकोसिस्टम, परंतु इनका इकोसिस्टम में गहरा प्रभाव होता है, ठीक है। क्या लिखा देखिए डेफिनेशन इसकी, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इट के, ए कीस्टोन स्पीसीज इज ए प्लांट और एनिमल, ये एक प्लांट हो सकता है, एक एनिमल हो सकता है, दैट प्ले यूनिक और क्रूशियल रोल इन द वे ऑफ इकोसिस्टम फंक्शन, जैसे इकोसिस्टम काम करता है उसमें यूनिक रोल प्ले करता है। विदाउट कीस्टोन स्पीसीज द इकोसिस्टम वुड बी ड्रामेटिकली डिफरेंट और सीज टू एग्जिस्ट टुगेदर के। यदि जो कीस्टोन स्पीसीज ना हो तो इकोसिस्टम पूरा कोलैप्स कर जाएगा के। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीस्टोन के। अच्छा देखिए, इस मेहराब को, इस गुंबद को बड़े ध्यान से देखिए आप, ठीक है ना। सबसे गंभीर असर पड़ेगा इस पत्थर को निकाल देने पर। ये पत्थर ये है की स्टोन, दिस इज द की स्टोन के। यदि आपने इस स्टोन को निकाल दिया तो इधर की दीवार भी गिर पड़ेगी, इधर की दीवार भी गिर पड़ेगी। आप इस पत्थर को नहीं निकाल सकते, और यही वो पत्थर इसने पूरा बैलेंस बनाए रखा है। देखिए मतलब ये है कि ये जो ध्यान से देखना है मेहराब के, यहां का जो वजन वेट आया, वेट शिफ्ट इस पे हुआ के, यहां का वेट आया वो इस पे शिफ्ट हुआ के, इसलिए ये पत्थर अपनी जगह बना हुआ के।
दोनों तरफ का वजन इस पत्थर पर है और ये पत्थर जो है वो सेंट्रल पोजीशन में है और पूरे दोनों कॉलम का वजन रखे हुए है और इसलिए इस पत्थर को जैसे आपने हटाएंगे दोनों कॉलम गिर जाएंगे। सच है कि नहीं? मतलब कि अब आप बोलोगे सर कोई और पत्थर निकालेंगे तो भी ऐसा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंस की। देखिए, की स्टोन इज द स्टोन दैट हैव्स द वेट ऑफ द बोथ साइड, दोनों तरफ का वजन जिसने सहयोग का मतलब इट इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू अदर स्टोन। ठीक है, जैसे आप देखिए, अब इसका हम लिविंग एग्जांपल लेते हैं। आप पाएंगे कि जो वाटर बॉडी होते हैं बड़े बड़े महासागर में, जो शार्क होती है कि शार्क एपेक्स प्रेडेटर है, शार्क सबसे खतरनाक शिकारी होता है समुद्र के अंदर के। तो शार्क इज ए कीस्टोन स्पीशीज के। आपने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया, आपने शार्क को यदि हटा दिया कि आपने शार्क को हटा, देखो यदि शार्क प्रेजेंट है, देखो पहली कंडीशन देखो, शार्क प्रेजेंट है तो शार्क दूसरी मछलियों को खाता है। ठीक है, उससे क्या है, और दूसरी मछलियों की संख्या को कंट्रोल में रखता है शार्क, और दूसरी मछलियों की संख्या कंट्रोल में रहती है तो वो दूसरे जो उनके शिकारी है उनको खाते हैं उनके। तो देखिए, आप गौर से देखिए कि आपको जो है छोटे जो समुद्र के छोटे जो एनिमल है वो भी दिखाई पड़ रहे हैं, प्रॉन्स दिख रहा है आपको, केकड़े दिख रहे हैं, क्रैब दिख रहे हैं आपको। फिर आपको जो है वो कुछ मछलियां आपको दिखाई पड़ रही है, टॉर्पिडो वो सब दिखाई पड़ रही है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। देन शार्क के, यदि आपने शार्क को हटा दिया तो क्या होगा, ये पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी नीचे, क्या पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया। मतलब क्या हुआ, जो जिन मछलियों को शार्क खाती थी, जो है वो जो रे फिश थी, उनकी संख्या 23 हो गई, वो ओवर पॉपुलेशन हो गई। और इन ओवर पॉपुलेट जो है वो रे फिश ने क्या किया, फाइनली सारे के सारे आर्थ्रोपोडा पॉपुलेशन, बाइवॉल सबको खत्म कर दिया। और एक दिन यहाँ पे भूखा की कंडीशन हो गई और सब मर गए, सब खत्म। एंड लाइफ वन डे लाइफ वैनिश हियर, कि यहाँ पे लाइफ बना रहेगा लगातार, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्यों? शार्क को हटा देने पे ऐसा हुआ। ठीक है ना? ऐसे ये देखा जाता है कि कैलिफोर्निया में जो कैल्प बैट्स हैं वहां पर सी ऑटर है कि सी ऑटर भी यहाँ पे मछली पॉपुलेशन सबको कंट्रोल रखता है कि इसको हटा दोगे तो वहां का पूरा इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। देन देखिए, सी ऑटर जो है क्या करता है, ये वास्तव में क्या करता है बेटा कि जो कैल्प है, ये जो है कैल्प के पास में हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पे कि ये सी ओटर क्या करता है, वो सी अर्चिन को खाता है के। तो ये क्या करता है बेटा, रिमूवल ऑफ कीस्टोन, ये सी अर्चिन को खाता है, और सी अर्चिन किसको खाता है, कैल्प को खाता है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए आपने सी ओटर को हटा दिया, जो कीस्टोन उसको हटा दिया आपने, तो क्या होगा कि जो सी अर्चिन है उनकी संख्या तेजी से बढ़ने लगेगी और सी अर्चिन कैल्प को खा जाएंगी, और कैल्प धीमे धीमे जो समुद्री एल्गी है कैल्प वो खत्म होने लगेगी, और खत्म होने पर क्या होगा कि सी अर्चिन भी भूखे मर जाएंगे, पूरा सिस्टम खत्म हो गया। ठीक है, तो मतलब इकोसिस्टम से जो है इसको निकाल देने पर बड़ा गंभीर असर हुआ। ठीक है, तो कीस्टोन स्पीशीज हैव ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन द कम्युनिटी पर इसका ग्रेटर इन्फ्लुएंस होता है, इनकी संख्या कम होती है, देखिए बायोमास भी कम होता है, बट दे प्ले वाइटल रोल। ठीक है, और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है फिग ट्री इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, जो फिग ट्री होता है ये बड़ी संख्या में फिग जो है फिग को प्रोड्यूस करता है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये भोजन का सबसे अधिक बेहतर स्रोत होता है जब रेनी सीजन होता है, जब बरसात का मौसम होता है, लगातार पानी गिर रहा होता है, तो कई सारे एनिमल इन फिग को खाकर ही जीवित रहते हैं। तो ये यदि आपने फिग ट्री को निकाल दिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से, तो रेन फॉरेस्ट में रेनी सीजन के दौरान, बरसात के मौसम में यहाँ पे क्या होता है, वहां पे फूड की कमी हो जाएगी और एनिमल मरने लगेंगे। ठीक है, एवरीबॉडी के जने ये पूरा इकोसिस्टम जो है रेनी सीजन में वहां पर फिग ट्री के आसपास आ जाता है। ठीक है, उस पर निर्भर हो जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने कई बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों को सीखा। हमने सीखा कि सक्सेशन क्या होता है और कीस्टोन स्पीशीज क्या होती है। ठीक है बेटा, ऑलमोस्ट हम आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके हैं। लास्ट क्लास में हम बात करेंगे जो है वो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में बात करेंगे, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.